आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन विजियंग अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में सही है, कौन सा सही है? तो यह पहला पूछ रहा है, यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो इसे बड़े जहाज़ों के लिए उपयुक्त बनाता है। दूसरा तीसरा सी जो बोल रहा है, बीजिंग यंजम बहुउद्देशीय बंदरगाह केरल में है। इनमें से सभी, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। जो बीजी जम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो विकसित भारत के एकीकृत विजन के हिस्से के रूप में भारत के समुद्री क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान को किसने लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह, भूपेंद्र यादव या नरेंद्र मोदी? तो जो इसको जो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन जो अभियान है, उसको जो है वो भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया है। आपको पता होगा भूपेंद्र यादव जो है वो पर्यावरण मंत्री हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें नामक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान 22 मई 2025 को लॉन्च किया गया है। यह पहला विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून से पहले तैयारियों के तहत की गई है। इस अभियान की घोषणा जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव ने किया है, लॉन्च किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरुणाभ घोष, गगनजीत कौर, अरुण भारती या सोमदेव मिश्रा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाभ घोष। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वह नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन में दक्षिण एशियाई आवाज को मजबूती प्रदान करे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में चर्चा में रहा आकाशीय तीर जो है वो क्या है? आकाशीय तीर जो है वो क्या है? पहला, यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। यह भारत की निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? पटना में, भुवनेश्वर में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है और प्रथम राष्ट्रीय मतदाता सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गव शास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? सोमेश तिवारी, अजय सिंह, राकेश झा, या सूर्यकांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन भोला, ऑपरेशन रुद्र, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन अमर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गोल्डन डोम के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सही है? यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? नोएडा में, गाजीपुर में, कानपुर में, या गाजियाबाद में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो नोएडा में बनाया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया जाएगा? हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, रुड़की में, या अल्मोड़ा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हल्द्वानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है। यह हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। 22 मई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रतिनिधियों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत यूके जो है वो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा, जबकि डिएगो गार्सियो पर स्थित संयुक्त यूके यूएस सैन्य अड्डे को 99 वर्ष के लीज छूट के साथ बरकरार रखा है। इस समझौते में ब्रिटेन जो है वो मॉरिशस को वार्षिक करीब 101 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिएटर वाइफ नामक किताब जो है वो लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जो है वो जीता है? किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लैंडो नोरिस ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो फार्मूला 1 कैलेंडर की सबसे परिचित और ऐतिहासिक रेसों में से एक है का आयोजन जो है वो 25 मई 2025 को हुआ था। इस रेस में ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नोरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए किताब अपने नाम किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्न में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है? इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, आइजोल? कौन सी बन गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आइजोल। गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है।
ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और आइजॉल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय जो है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? बिहार के किस खिलाड़ी ने? खुशी यादव, पार्वती यादव, रेखा यादव या आरती यादव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो खुशी यादव। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेस में भागलपुर की जो है वो भागलपुर की खुशी यादव ने पदक जीता है। वर्ष 2025 में पहली बार बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। इसका आयोजन शहर जो है वो पटना, गया जी, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया था। बिहार ने इस प्रतियोगिता में कुल 36 पदक जो है वो जीते हैं। 36 में जो है वो 7 स्वर्ण, 12 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। पदक का तालिका में बिहार जो है वो 15वें स्थान पर रहा है। जैसे अलका सिंह जो है वो शॉर्ट पुट और खुशी यादव 200 मीटर स्टीपल चेस बिहार के प्रमुख गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अलका सिंह जो है वो शॉर्ट पुट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 11%, 0%, 9% और 1%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1% इसका राइट आंसर है। हरे पौधों की पत्तियों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित सूर्य के प्रकाश की मात्रा उपलब्ध सौर ऊर्जा का लगभग 1% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, तिलैया परियोजना जो है वो बिहार में नहीं, ये झारखंड में है, और टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तिलैया परियोजना जो है वो झारखंड राज्य में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो कोई इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं जिसमें भूमि की गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है। धारणीय कृषि जो है वो एक खेती का एक ऐसा तरीका है जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो मृदा की प्रजनन और पुनर्योजी क्षमता, अच्छे पौधों पोषण और मृदा प्रबंधन को संरक्षित करता है, जीवन शक्ति से भरपूर पौष्टिक भोजन का उत्पादन करता है जिसमें रोगों का प्रतिरोध होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है या हमेशा सीधा होता है, या कभी सीधा कभी उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड किसी भी दिए गए खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर खपत ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पेनगंगा जो है वो दिए गए विकल्पों में कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा जो नदी है वो गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार और दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है उसे क्या कहते हैं? लू, नॉर्वेस्टर, मैंगो सावर या पुरवैया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लू लू कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मृदा का लाल रंग डैश के कारण होता है। मृदा का लाल रंग जो है वो लौ यौगिक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। डंकन पास जो है वो निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है वो निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के नज़दीक जो है वो स्थित है। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल लघु अंडमान के बीच स्थित है। यह जो है वो 48 किलोमीटर चौड़ा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है वो सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? पामा डावी ओडिशा, कुमारी पूर्वी घाट, पोंडू केरल और पामलू झारखंड। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए जो है वो सही सुमेलित है। पामा डावी स्थानांतरित कृषि का संबंध ओडिशा राज्य से है और पामलू का संबंध जो है वो मणिपुर से है। जैसे कुमारी का संबंध जो है वो पश्चिमी घाट से है, न कि पूर्वी घाट से। और पोंडू का जो संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है, न कि केरल से है। और पामलू का संबंध जो है वो झारखंड से नहीं मणिपुर से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित है। कुमारी का संबंध जो है वो पश्चिमी घाट से है और पोंडू का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है और पामलू का संबंध जो है वो मणिपुर से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दूध धारा जलप्रपात की अवस्थिति किस नदी पे है? घाट प्रवाह, बड़ाही, मांडवी या इनमें से कोई नहीं। तो दूध प्रवाह जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूध धारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ब्रह्म कुंड की अवस्थिति बिहार के किस जिले में है? नालंदा, मुंगेर, गया जी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्रह्म कुंड जो है वो नालंदा में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत के में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर केवल जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जो है वो गलत है। भारत का संविधान जो है वो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है और राज्यों में अनुच्छेद 163 और 164 होते हैं संसदीय प्रणाली से। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को सरकार के कार्यकारी और विधायिकी अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू रह सकता है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 वर्ष तक। यदि संसद के दोनों सदनों में देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को मंजूरी दे दी है तो यह 6 महीना तक जारी रहेगा। इसे अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीना में इसकी मंजूरी जरूरी है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 7, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान का भाग 11 जो है वो में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ए में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? संविधान के प्रस्तावना में तो धार्मिक न्याय जो है वो उल्लेखित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से, और आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से, और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव जो है वो दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध जो है वो राजनेताओं और अपराधियों की साठ गांठ से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो बीवी गिरी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। उनका ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1959 से 24 अगस्त 1959 तक कार्य किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? किसी सिफारिश पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया समिति का गठन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य जो है वो जुड़े होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। गुल्लड़ का फूल मुहावरे का सही अर्थ जो है वो दुर्लभ वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और सुख दुख जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी वाज born on October 2, 1869 in पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54।
हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी जो होते हैं वो क्या होते हैं? यमचेटी जो है वो रात्रि में पहरा देने वाले पुरुष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। यमचेटी का अर्थ जो होता है एक महिला नौकरानी या दासी था जो पहरा देती थी, रात की रखवाली कहलाती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। रात में पहरा देने वाली स्त्री है। यमचेटी का मतलब जो होता है रात में पहरा देने वाली स्त्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मंडप और रथ जो है वो किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? मामलम शैली के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? कौन सा स्थल है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राखी गढ़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है वो वजीर कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब वकील ए दर जो है वो शाही घराने और महलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते थे। खजीन जो है वो कर संग्रह और राज्य की संपत्ति से संबंधित थे। मुशरिक ए मुमालिक जो है वो महालेखाकार, वित्तीय रिकॉर्ड और राजस्व प्रबंधन के प्रभारी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, जो एक पुर्तगाली यात्री था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया? किसके द्वारा रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। दूसरा जो है वो इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विश्व भारती के संस्थापक जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अभिनव भारत वीडी सावरकर। वेद समाज केशव चंद्र सेन। और देव समाज जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है विश्व भारती का रविंद्रनाथ ठाकुर 1 का 3। और अभिनव भारत का वीडी सावरकर। और वेद समाज का केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है वो 1931 में नहीं 1932 में हुआ था।
पूना पैक्ट जो है वो यह 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था? कानपुर में, गुवाहाटी में, कोलकाता में या दिल्ली में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गुवाहाटी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक कितने दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा करेगी? तो 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्त काल ध्रुव पर होगा, न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? निम्न में से किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? वाष्पीकरण जो है वो द्रव्य से गैस होता है। ऊर्ध्वापातन जो है वो ठोस से गैस होता है। निक्षेपण जो है वो द्रव्य से ठोस होता है। संगलन जो है वो ठोस से द्रव होता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि निक्षेपण में गैस से ठोस होता है। निक्षेपण में गैस से ठोस होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। धोवन सोडा का फॉर्मूला, धोवन सोडा जो है वो Na2CO3 × 10H2O, खाने वाला सोडा NaSCO3, विरंजक चूर्ण जो है वो CaOCiCi, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो CaSO4 × ½ H2O। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बॉयल, चार्ल्स और अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? संयुक्त रूप जो है वो क्या कहलाता है? तो आदर्श गैस नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नौसादर अमोनिया क्लोराइड उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हृदय की पेशियां कोशिका कैसी होती हैं? तो बेलनाकार होती है, साखिक होती है और एक केंद्रीय होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो होता है वो कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही नहीं है? फ्लोएम के बारे में सही नहीं है कौन सा कथन? तो फ्लोएम जो है होता है वो
फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्लोएम जो है वो फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। ये जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्लैक फुट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सरसों। मालवेसी फूल कुल इस परिवार में आमतौर पर कपास, भिंडी और गुलहड़ जैसे पौधे शामिल होते हैं। सरसों जो है वो ब्रेसिकेसी परिवार, जिसे क्रूसी फेरी भी कहा जाता है, से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑक्सीन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सत्य फल किसमें विकसित होते हैं? सत्य फल जो है वो किसमें विकसित होते हैं? बीजांड में, अंडप में, अग्नाशय में या परागकण में? तो सत्य फल जो है वो अंडाशय में विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। सेवी, SEBI, सेवी का फुल फॉर्म जो होता है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसे बैंक, विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील एवं विकसित देशों में समान नहीं होती है? कौन सी विशेषता? तो तकनीकी उन्नति। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। विकासशील देशों की विशेषता जो होता है प्रति व्यक्ति कम आय, तकनीकी पिछड़ापन, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, आधारभूत संरचना का अभाव, बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या। और विकसित देशों की विशेषता जो होती है अत्यधिक औद्योगिकीकृत, उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च मानव विकास सूचकांक, तकनीकी उन्नति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन विचार करना, कथन पे विचार करना? पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। लनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चाइना जो है वो की मुद्रा जो है वो युआन है। कोरिया की मुद्रा जो है वो कोरियाई वुन है। जापान की मुद्रा जो है वो येन है। और सिंगापुर की मुद्रा जो है वो डॉलर है। और जर्मनी की मुद्रा जो है वो यूरो है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। फेमा एक्ट किस तिथि से लागू किया गया था? तो फेमा एक्ट जो है वो 1 जून 2000 से लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 1999 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा एक भारतीय कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमों को समेकित और संशोधित करता है। इसने भारत के आर्थिक उदारीकरण प्रयासों के तहत 1973 के प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा का स्थान लिया। फेमा जो है वो 1 जून 2000 को लागू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडियन तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक जो है वो निरुपमा राव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में, झांसी में, रांची में, करनाल में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रांची में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्वितीय पीढ़ी का ट्रांजिस्टर जो है वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? किसने माना है? तो टॉमस पेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसने 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नागालैंड है। दशकीय वृद्धि एक विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि की एक समीक्षा देती है। 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई। राज्य अनुसार उच्चतम दशकीय वृद्धि दर जो मेघालय की है 27.82 है। सबसे कम जो है वो नागालैंड की है -0.5% है। नागालैंड ने जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर का अनुभव किया है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों बिहार एसआई और बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन इस चैनल पे हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।